आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, जो कि क्या है हमारा जेनेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं अनुवांशिकता। तो चैप्टर का नाम क्या है? जेनेटिक्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो जो जेनेटिक्स है यानी कि जो अनुवांशिकता है, इसका मतलब होता क्या है कि माता पिता से संतानों में जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, उसी के बारे में ये स्टडी है। लेकिन आप खुद ही सोचो, मैंने इस बारे में आपसे बहुत बार डिस्कशन किया है कि क्या एक जो प्रोजेनी है या जो संतान है वो पूरी तरह से अपने मम्मी पापा के समान होती है? नहीं, उसमें कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक्स में हम दो चीज़ों की स्टडी करते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक्स होता है वो इज इक्वल टू इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस होते हैं। दैट मीन्स जेनेटिक्स के दौरान, मतलब अनुवांशिकता के दौरान कुछ लक्षणों की तो बिल्कुल सिमिलर वे में वंशागति हो जाती है। मतलब जिस तरह से मान लो कि जो लक्षण जैसे पिता में या माता में है, वही लक्षण सिमिलर वे में संतानों में प्रकट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं वंशागति। लेकिन कुछ लक्षण उसमें ऐसे होते हैं जो कि नहीं माता में दिखने को मिलते हैं, नहीं पिता में दिखने को मिलते हैं, यानी कि बच्चों में कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। तो केवल हम यही नहीं बोल सकते अनुवांशिकता का मतलब, कि अनुवांशिकता का मतलब होता है लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ना, नहीं, बल्कि अनुवांशिकता की डेफिनेशन वो होगी कि पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण वंशागत होते हैं, हम उसके बारे में भी स्टडी करते हैं, और जो वेरिएशंस आते हैं हम उसके बारे में भी स्टडी करते हैं, और इन दोनों को मिला के ही हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो जेनेटिक्स टर्म डिराइव फ्रॉम जेनो, मतलब जो जेनेटिक्स टर्म है वो किससे लिया गया है? वो जेनो से लिया गया है। एंड विच मीन्स, उसका मतलब क्या है? प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस, मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न करना। जेनेटिक्स जेनो से लिया गया है, और जेनो का क्या मतलब है? किसी नई चीज़ को उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना या रिप्रोड्यूस करना। ठीक, जेनेटिक्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि दो चीज़ें आती हैं, इनहेरिटेंस भी आता है और वेरिएशंस आती हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है? तो ग्रेगोर जॉर्ज मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। द टर्म जेनेटिक्स इज गिवन बाय बैटसन। अगर कोई आपसे पूछे द टर्म जेनेटिक्स, मतलब जो जेनेटिक्स का टर्म है ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, तो आपका आंसर होगा बैटसन के द्वारा सर्वप्रथम इसको प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट है कि जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे मेंडल के द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स आर डन बाय मेंडल आर नोन एज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उसको जो मेंडल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसको क्या बोला गया था? हाइब्रिडाइजेशन, मतलब संकरण उसको बोला गया। ठीक, और उन्होंने मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या चूज़ किया था? तो उन्होंने चूज़ किया था पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम किसका बॉटनिकल नेम है? आप सभी को पता होगा, पी मतलब मटर का। ठीक है, मटर का ये साइंटिफिक नेम है। उसके बाद इन्होंने वर्क किया, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इन्होंने वर्क किया गार्डन पी, और कब तक? टोटल 7 इयर्स तक इन्होंने इस पर काम किया था। 7 साल अपने लाइफ के इन्होंने दिए। कब से कब तक इन्होंने इस चीज़ पर काम किया? तो 1856 से 1863 तक इन्होंने काम किया। साथ ही साथ मैं मेंडल के बारे में आपको कुछ और बता देना चाहती हूँ, जो कि मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। वो सारे पॉइंट्स क्या है? मेंडल ऐसे फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने इन बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान में मैथमेटिक्स और स्टैटिकल डाटा का यूज़ किया था। इससे पहले स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिकल डाटा, ठीक है, और मैथमेटिक्स का यूज़ इससे पहले कभी भी इन बायो के फील्ड में नहीं हुआ था। तो इसका यूज़ करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? मेंडल ही थे। उसके बाद मेंडल ने मटर को क्यों चुना? ये आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मटर एक ऐसा पौधा होता है जो कि 1 वर्षीय होता है। 1 वर्ष के अंदर ही उसमें फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, और इसके डिफरेंट टाइप के वैरायटीज़ उपलब्ध होते हैं, इसको उगाना आसान होता है। तो इन्होंने क्या किया था?
मटर में पाए जाने वाले इन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स लिए थे जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थे। ये मटर में मिलना मटर को लेने का एक उनका एक कारण था। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे क्या? जो ये 7 जो कैरेक्टर थे, ये 7 कैरेक्टर में कुछ कैरेक्टर इसके सातों के जो कैरेक्टर्स थे वो डोमिनेंट भी इनको मिल गए थे और रेसेसिव मिल गए थे। अब डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी और रेसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे में ऐसे कौन से वो 7 कैरेक्टर्स को देखा था जिसके कारण उन्होंने मटर के पौधे को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कैरेक्टर्स, यहाँ पर डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, जो कि अपने आप को प्रदर्शित कर दे, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, प्रभावी। और एक रेसेसिव, जो कि जिसको हम बोलते हैं अप्रभावी। थोड़ा सा मैं घुमाती हूँ कैमरे को। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा। तो पहला जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था मटर के पौधे में वो था सीड शेप। ठीक, तो सीड शेप में जो राउंड था वो क्या था? डोमिनेंट था, और जो रिंकल्ड था वो क्या था? रेसेसिव था। इसका मतलब क्या है कि जब मटर ने गोल बीज वाले मटर के पौधे को एक लिया और एक रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे को लिया, और उसके बीच में, दोनों के बीच में जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, दैट मीन्स जब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को करवाया, तो क्या उनको प्रोजेनी उनको कैसे मिली? संतानें किस तरह से उत्पन्न हुई? तो संतान उत्पन्न हुई वहाँ पे राउंड। इससे क्या पता चलता है कि राउंड और रिंकल्ड के बीच में क्रॉस करवाने पे जो प्रोजेनी जो प्राप्त होती है वो कैसी थी? राउंड। दैट मीन्स राउंड क्या है? वहाँ पे डोमिनेंट है। दूसरा उन्होंने सीड कलर लिया येलो एंड ग्रीन, फिर उन्होंने फ्लावर कलर लिया वॉयलेट एंड व्हाइट, पोट शेप लिया, पोट शेप मतलब फली का जो आकार होता है, तो फुल इनफ्लैटेंड, और दूसरा था कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब दोनों के बीच में फुल इनफ्लैटेंड और कॉन्स्ट्रिक्टेड के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करवाया गया तो जो प्रोजेनी थी वो किस तरह से विकसित हुई? तो फुल इनफ्लैटेंड मतलब फूली हुई, इस तरह से फूली हुई प्रोजेनी आई। और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है? इस तरह से। फिर उन्होंने पोट कलर लिया ग्रीन जिसमें डोमिनेंट था, और येलो क्या था? रेसेसिव था। फिर उन्होंने फ्लावर पोजीशन को लिया। फ्लावर पोजीशन में क्या देखा उन्होंने कि मटर के पौधे में एक जो फ्लावर था जिसका डोमिनेंट कैरेक्टर था वो एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है जो फ्लावर की पोजीशन बिल्कुल उसके तने के टिप में होना, उसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर। और टर्मिनल का मतलब क्या होता है? इस तरह से साइड साइड में होना वो बोला जाता है टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर रेसेसिव कैरेक्टर था, और ये जो एक्सियल पोजीशन क्या थी? उसकी डोमिनेंट थी। स्टेम हाइट में टॉलनेस क्या था? डोमिनेंट कैरेक्टर था, और डॉर्फनेस क्या था? रेसेसिव कैरेक्टर था। तो 7 कैरेक्टर्स एक ही मटर के पौधे में उनको मतलब डिफरेंट ये जो 7 जो कैरेक्टर थे वो डिफरेंट मटर के ही डिफरेंट टाइप में उनको दिखने को मिले। ये क्या थे? सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोट शेप, पोट कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो कि मेंडल के द्वारा यूज़ किया गया था। उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब आप सभी को पता है कि प्रभावी, मतलब जो अपने आप को प्रकट कर दे। ठीक, तो डोमिनेंट को उन्होंने हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हमें सीड शेप में डोमिनेंट और रेसेसिव को शो करना है तो हम किस तरह से शो कर सकते हैं? इसमें हम डोमिनेंट को दिखाने के लिए इसके लिए कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे, और रिंकल को दिखाने के लिए स्मॉल आर का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो टर्मिनोलॉजी का यूज उन्होंने किस तरह से किया? उन्होंने डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को प्रकट कर देता है उसके लिए उन्होंने कैपिटल लेटर्स का यूज किया था, और रेसेसिव के लिए उन्होंने स्मॉल लेटर्स का यूज किया था। और इसका मतलब होता है अप्रभावी, यानी डोमिनेंट के प्रेजेंस में जो अपने आप को प्रकट ना कर पाए। इस चीज़ को नोट कर लेना कि रेसेसिव का मतलब क्या होता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर के प्रेजेंस में जो लक्षण अपने आप को प्रकट ना कर पाए उसको हम बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। दैट मीन्स अगर दोनों ही, जैसे सपोज करो कि ये मेल प्लांट है जिसमें क्या है राउंड उसका जो मेल प्लांट है
उस मतलब सॉरी जो सीड शेप है वो राउंड है और जो फीमेल प्लांट है उसमें जो सीड शेप है वो रिंकल्ड है। तो दोनों का जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो चूंकि वहाँ पे राउंड शेप जो कि डोमिनेंट है कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो उसके प्रेजेंस में जो रिंकल्ड है कैरेक्टर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो रिसेसिव की डेफिनेशन क्या होती है कि डोमिनेंट कैरेक्टर के प्रेजेंस में जो लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर। उसके बाद होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम और जाइगस का मतलब होता है जाइगोट। तो यहाँ पे अगर इस तरह से टी आपको दिख रहा है, स्मॉल टी आपको दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। आर आपको दिख रहा है या स्मॉल आर आपको दिख रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। फिर हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट और जाइगस मतलब होता है जाइगोट। तो हेट्रोजाइगस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये बन गया क्या आपका हेट्रोजाइगस। ठीक है, इस तरह से इसमें बनाएंगे तो आर और आर, ये बन गया आपका हेट्रोजाइगस। फिनोटाइप मतलब जो लक्षण जो कैरेक्टर हमको ऊपर से दिखाई देते हैं उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे आउटर फिजिकल रूप में हम आपको जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं या फिजिकल रूप में आप जिस तरह से दिखाई दे रहे होगे उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उसकी जो जीन्स की जो संरचना है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक, तो आई होप आपको इन सारे टर्मिनोलॉजी का मतलब भी समझ में आया होगा। डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप। नेक्स्ट है हम पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि केवल वन कैरेक्टर को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं और एक कैरेक्टर को लेकर देखते हैं कि किस तरह से ये अपना आगे की प्रोजेनिस को बनाता है। तो मोनोहाइब्रिड का मतलब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप क्या बताओगे कि मोनोहाइब्रिड दैट मीन्स देयर इज ओनली वन कैरेक्टर is considered मतलब केवल एक ही कैरेक्टर को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। अब मैं आपको कुछ बताऊंगी, पहले उसको ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। जैसे पेरेंट है, ठीक है, तो पेरेंट्स में दो तरह के हमको यहाँ पे पेरेंट्स मिलते हैं। एक मिलता है प्योर टॉल, ठीक, और एक है क्या, प्योर डार्क। ठीक, ये क्या है, ये अपने आप में प्योर है। दैट मीन्स इसको सेल्फ पॉलिनेशन कई जनरेशन तक करवा के इसमें टॉलनेस के लिए जो जीन्स है वो बिल्कुल उसमें मतलब ठूस दिए गए हैं कि नहीं। अब जब भी ये रिप्रोड्यूस करेगा तो ये टॉल ही बनाएगा और जब भी ये रिप्रोड्यूस करेगा तो ये डॉर्फ ही बनाएगा। तो प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को जब हम कंसीडर करते हैं, मतलब यहाँ पे हमने कौन से कैरेक्टर को लिया है, केवल एक कैरेक्टर को कंसीडर किया है और वो कौन सा कैरेक्टर है, स्टेम हाइट को। ठीक है, स्टेम हाइट को यहाँ पे केवल हमने कंसीडर किया है। तो इसके बाद इसमें होगा गैमेट्स फॉर्मेशन। गैमेट्स इसमें कैसे बनेंगे, इसमें दो गैमेट्स बनेंगे और इसमें भी क्या, दो तरह के गैमेट्स बनेंगे इस तरह से। ये इसमें क्या बन गए, इसमें दो तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करते हैं F1 जनरेशन में। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो प्रोजेनी बनेगी वो किस तरह से बनेगी। तो कैसे बनता है, ये इसके साथ मिलेगा, बनाएगा T, कैपिटल T स्मॉल t, फिर ये इसके साथ मिलेगा, बनाएगा कैपिटल T स्मॉल t, फिर ये इसके साथ मिलेगा, बनाएगा कैपिटल T स्मॉल t, फिर ये इसके साथ मिलेगा, बनाएगा कैपिटल T स्मॉल t। जब इसका हम फिनोटाइप देखेंगे, दैट मीन्स जब इसको हम बाहरी रूप से देखेंगे तो सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन में उत्पन्न हुए जो ऑफस्प्रिंग जो रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, वो सारे के सारे टॉल रहेंगे। इसका जो फिनोटाइप होगा, लेकिन जब हम जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप इसका आपको डिफरेंट, जैसे यहाँ पे एक कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, इस टाइप का इसका जीनोटाइप हमको दिखने को मिल रहा है। ठीक, एलिल्स क्या होते हैं, तो एलिल्स हम जीन को ही बोलते हैं
वैसे जीन जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को अपने में कंसीडर करता है। जैसे यहाँ पे ये एक जीन है, तो इस जीन के पास क्या है, इसके पास दो एलिल्स है। एक एलिल कैपिटल T मतलब डोमिनेंट के लिए है और एक एलिल जो है स्मॉल t रिसेसिव के लिए है। ठीक, तो ये इसको हमको टॉलनेस का मिल गया। अब हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। अब F1 जनरेशन में हमको किस तरह की प्रोजेनी मिली, तो आप सबने देखा F1 जनरेशन में हमको प्रोजेनी मिली हेट्रोजाइगस। हमने होमोजाइगस से शुरू किया था, लेकिन हमको संकरण चूंकि मेंडल जी ने करवाया, तो संकरण करवाने के बाद जो हमको प्रोजेनी मिली F1 जनरेशन में वो कैसे मिली, हमको हेट्रोजाइगस मिल गई। इसके बीच में अब हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर, जो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम रखेंगे, ये सपोज करो मेल है, तो यहाँ पे हम रखेंगे T स्मॉल t। ये सपोज करो फीमेल है, तो यहाँ पे हम रखेंगे T स्मॉल t। जब इन दोनों के बीच में हम देखेंगे क्रॉस करवा के, तो हमको देखने को मिलेगा कैपिटल T, फिर कैपिटल T स्मॉल t, फिर स्मॉल t मतलब एक कैपिटल T दूसरा स्मॉल t और दो स्मॉल t। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 3 मतलब ये भी क्या होगा आपका लंबा, ये भी आपका लंबा और ये भी आपका लंबा ही मिलेगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये आपका डॉर्फ हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा मतलब बोना यहाँ पे प्लांट हमको मिलेगा। दैट मीन्स एक हमको मिलेगा शुद्ध लंबा, एक हमको मिलेगा शुद्ध बोना और दो हमको मिलेंगे संकर बोने। अगर मैं आपसे अब यहाँ पूछूं कि यहाँ इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो यहाँ आप इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या बताओगे कि फिनोटाइप दिख रहा है ना, फिनोटाइप, यहाँ इसका फिनोटाइप क्या है, यहाँ पे आपको कितना लंबा दिख रहा है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1 का अनुपात है, मतलब 3 लंबे हैं, 1 2 3 3 लंबे हैं और एक बौना है, तो ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो है। लेकिन कोई अगर आपसे इसका जीनोटाइपिक रेशियो पूछे, जीनोटाइपिक कोई अगर इसका आपसे रेशियो पूछे तो आप क्या बताओगे, जीनोटाइपिक रेशियो में 1 शुद्ध लंबा 1, 2 संकर लंबे 2 आपका बौना। तो जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो 1:2:1 होगा। तो आई होप आपको समझ में अब यहाँ पे आ रहा होगा कि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो जो होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे को डिफर करते हैं। फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस, किस तरह से उसका फिजिकल अपीयरेंस है, और जीनोटाइप का मतलब क्या है कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, उसकी जीनिक संरचना किस तरह से है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आज मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई। चैप्टर का सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया कि जेनेटिक्स मतलब होता क्या है, वहाँ पे हम वेरिएशन की स्टडी करते हैं और इनहेरिटेंस की स्टडी भी करते हैं। सबसे पहले जो हाइब्रिडेशन है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो मेंडल के द्वारा उसको करवाया गया था। उन्होंने टोटल उस पर 7 साल मेहनत किया था। उन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को लिया था मटर के प्लांट में। उन्होंने मेंडल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम इन बायोलॉजी के फील्ड में सांख्यिकी को और मैथमेटिक्स का उसमें उन्होंने समावेश किया था। फिर यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो कैसा था, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है कि केवल 1 कैरेक्टर को कंसीडर करना। जब हम केवल 1 कैरेक्टर को कंसीडर करते हुए अपने संकलन का प्रोसेस को करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके द्वारा मेंडल ने 2 नियम अपने दिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद। पहला नियम उनका जो था वो था प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम क्या था उनका, पृथक्करण का नियम। ये दोनों नियम क्या है ये मैं आपको बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको पूरा इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।